नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार उड़ान आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि 22 फरवरी 2026 को सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, ठीक है? तो उसी संदर्भ में हमारे संस्थान ने एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट किया है। ये सीरीज एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें हम क्या करेंगे, सीजीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके कंप्लीट सिलेबस को अपन कवर करेंगे। जिसमें जीएस भी रहेगा, इंडियन जीएस, साथ ही साथ सीजीजीएस भी रहेगा और उसके अलावा जो बेटा सीसेट है जिसमें मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेंगे, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो अपन खत्म करेंगे, ठीक है? तो आज मैं स्वयं यशवंत सिंह राजपूत आपके समक्ष छत्तीसगढ़ का एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको लेकर आया हूँ, वो है छत्तीसगढ़ की जनजाति कला संस्कृति, ठीक है? इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो बघेल सर के माध्यम से कराए जाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है, छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज है वो सोम सर के माध्यम से आपको कवर कराए जाएंगे, ठीक है? तो याद रखना बेटा, हमारे हिस्से में छत्तीसगढ़ का जनजाति है, साथ ही साथ कला संस्कृति है। आपको पता होगा कि भाई जो हमारे पास छत्तीसगढ़ का जो अगर देखा जाए जो जनजाति है, ठीक है, जनजाति के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ठीक है? और याद रखना बेटा, इसी में अपन एक और मैं लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ में पर्यटन, ठीक है कि नहीं? तो याद रखना ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इससे संबंधित अपन क्या करेंगे, जो एमसीक्यू सीरीज है बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान याद रखना, ये जो एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है, ये और हम क्या करेंगे, जो मेरे हिस्से में बेटा जनजाति कला संस्कृति आज से लेकर के 22 फरवरी से पहले तक जो प्रथम सप्ताह है 22 फरवरी से पहले, उसको अपन क्या करेंगे बेटा, इससे टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपन कैसे करेंगे, जो हमारे पास टॉपिक वाइज जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना उससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? इस बात को ध्यान देना। इतना क्लियर है क्या? जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे पास जनजाति कला संस्कृति है, अगर इसका वेटेज देखते हैं बेटा, अपन क्या करते हैं, इसका वेटेज देखते हैं तो याद रखना 2024 में, ठीक है, 2024 में इससे लगभग 18 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 18 प्रश्न, है कि नहीं? सेम 2023 में देखा जाए, 2022 में देखा जाए, 2021 में, 2020 में, तो बेटा याद रखना एवरेज औसतन अगर देखा जाए 15 प्रश्न इससे आते हैं, ठीक है? और अकेले 2024 में कितने प्रश्न आए थे? तो याद रखना बेटा 18 प्रश्न। ध्यान देना, छत्तीसगढ़ से 50 प्रश्न और उसमें 50 में से 18 प्रश्न जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति कला संस्कृति से आया था, है कि नहीं? तो अपन क्या करेंगे, आज से क्वेश्चन डील करते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। तो बेटा आज का जो हमारे पास एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो जनजाति पे बेस्ड रहेगा। और याद रखना बेटा, आज अपन करेंगे पहला एक टॉपिक रहेगा, वो रहेगा विशेष पिछड़ी जनजाति। आज का जो हमारे पास एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा बताइए? विशेष पिछड़ी जनजाति पे बेस्ड रहेगा। इस पे आज अपन बात करेंगे, है कि नहीं? दूसरा, उसके बाद बेटा ये तो हमारे पास हो गया। दूसरा कुछ अपन टॉपिक क्या करेंगे, पर्यटन के बारे में करेंगे, पर्यटन से रिलेटेड करेंगे। साथ ही साथ कुछ अपन योजना करेंगे। क्या करेंगे अपन? योजना करेंगे, है कि नहीं? तो कुछ जो एमसीक्यू रहेगा वो पर्यटन से रिलेटेड रहेगा। साथ ही साथ कुछ हमारे पास एमसीक्यू किससे संबंधित रहेगा? योजना से संबंधित रहेगा, है कि नहीं? उसके अलावा तीसरा, उसके अलावा बेटा अन्य जो हमारे पास जो टॉपिक रहेगा आज अपन क्या करेंगे, उससे भी रिलेटेड क्या करते हैं, जो मिसलेनियस प्रश्न आते हैं ना बीएससी के पेपर में, वो भी अपन क्या करेंगे, आज कवर करेंगे, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते बेटा, सबसे पहला एक प्रश्न लेते हैं अपन, आपके सामने है, देखिए पढ़िए एक बार। सबसे पहला हमारा काम रहता है बेटा एग्जाम में आपको क्वेश्चन को अच्छे से डील करना है। तो प्रश्न लिखते हैं पहले नंबर पे। पहला प्रश्न आपके पास क्या, अच्छे से देखिए भाई, आपके पास पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है ना उसको हमें पकड़ना है। ऐसा समझ में आता है? देखो भाई, सबसे पहला बैगा विकास प्रकोष्ठ, कमार विकास प्रकोष्ठ, बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ, ठीक है नहीं? इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है वो देखते हैं। तो याद रखना बेटा, अगर देखा जाए सबसे पहला, तो ध्यान रखना विशेष पिछड़ी, जिसको अपन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहते हैं, इससे संबंधित जो हमारे पास प्रकोष्ठ है, ठीक है, इससे संबंधित जो हमारे पास प्रकोष्ठ अर्थात जो सेल है, इसकी संख्या आपको याद रखना है 10। कितना है बताइए? 10। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठ हमारे पास कितना है बेटा? 10 है। कितना है हमारे पास? है 10 है। इसको याद रखना है, क्लियर है क्या? अभी जो हमारे पास 10 जो हमारे पास क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठ है, इसको अपन क्या करते हैं, कुछ भाग में डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, इसको याद कैसे कर सकते हैं अपन ना, ध्यान से देखना है। तो छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठ है उसकी संख्या कितना है? 10। तो देखो भाई, सबसे पहला
सबसे पहला आपको याद रखना है बैगा विकास प्रकोष्ठ। पहला क्या याद करोगे? बैगा विकास प्रकोष्ठ। दूसरा आपको याद करना है कमार विकास प्रकोष्ठ। तीसरा आपको याद रखना है पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ। चौथा आपको याद रखना है बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, बिरहोर विकास प्रकोष्ठ। और पांचवा है पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ। तो सबसे पहले ये बताइए छत्तीसगढ़ में कुल कितने विकास प्रकोष्ठ है बेटा? 10। बैगा के नाम से होगा, पहाड़ी कोरबा के नाम से, बिरहोर के नाम से, कमार के नाम से, पहाड़ी कोरबा प्लस बिरहोर के नाम से हमारे पास क्या है? विकास प्रकोष्ठ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखो बेटा, तो ध्यान देना, हमें पहले ये देखना है कि भाई बैगा विकास प्रकोष्ठ याद रखना, इसकी संख्या आपको मिलेगा 3। वही कमार विकास प्रकोष्ठ की संख्या भी आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कितने हैं? 1 है। पहाड़ी कोरबा प्लस बिरहोर कितने हैं? 1 है। पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ कितने हैं? 10। देखिए भाई, विकास प्रकोष्ठ कितना बेटा हमारे पास? 10। कितने हमारे पास? 10 है कि नहीं? तो याद रखना बैगा विकास प्रकोष्ठ टोटल 3 क्षेत्र में है। पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ केवल एक ही जगह है। पहाड़ी कोरबा प्लस बिरहोर भी एक ही जगह है, एक ही स्थान पर है। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ 2 स्थान पर है। कमार विकास प्रकोष्ठ कितने स्थान पर है? 3 स्थान पर है कि नहीं? देखो बेटा, ध्यान देना, आपको ये पकड़ना है कि जो बैगा विकास प्रकोष्ठ है कहां कहां पर है। तो ध्यान देना, सबसे पहला याद रखना ये कोरिया के बैकुंठपुर पर। कहां पर है? कोरिया के बैकुंठपुर है। दूसरा ये आपको मिलेगा बेटा मुंगेली में। कहां मिलेगा? मुंगेली में। तीसरा आपको मिलेगा ये राजनांदगांव पे। कहां पर मिलेगा? राजनांदगांव पे। तो बताइए भाई बैगा विकास प्रकोष्ठ कहां कहां पर है? बैकुंठपुर, मुंगेली, राजनांदगांव। यहाँ पे मैच कर रहा है क्या? देखो बेटा ये मैच कर रहा है। आपको ये देखना है कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है। बैगा विकास प्रकोष्ठ कहां पर है? बैकुंठपुर है, बैकुंठपुर पे याद रखना, ठीक है। वही बात करते हैं अपन किसका? तो कमार विकास प्रकोष्ठ। तो ध्यान देना बेटा, जो कमार विकास प्रकोष्ठ है ये आपको याद रखना है भानु प्रतापपुर। पहला कहां पर है बताइए? भानु प्रतापपुर पर है। दूसरा आपको याद रखना है नगरी में है। और तीसरा आपको याद रखना है महासमुंद में। कहां पर है बताइए? महासमुंद पे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जो कमार विकास प्रकोष्ठ है बेटा वो 3 जगह पे, भानु प्रतापपुर, नगरी और महासमुंद। तो बेटा अच्छे से अगर आपको पता रहता कहां पर है कमार विकास प्रकोष्ठ, कहां पर है भानु प्रतापपुर दिख रहा है, मतलब ये भी मैच कर रहा है भाई। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको याद रखना, क्लियर है। अगले आते हैं कहां पे? बिरहोर विकास प्रकोष्ठ। तो ध्यान देना, जो बिरहोर विकास प्रकोष्ठ है बेटा वो बिलासपुर में है। और बिलासपुर के साथ साथ धर्मजयगढ़ में। कहां पर है? धर्मजयगढ़ में आपको मिलेगा बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, ठीक है। वही अगर पहाड़ी कोरबा और प्लस बिरहोर विकास प्रकोष्ठ की बात करोगे बेटा ये आपको मिलेगा कोरबा में। कहां पर मिलेगा? देखो ध्यान से ना, कोरबा में पहाड़ी कोरबा प्लस बिरहोर विकास प्रकोष्ठ संयुक्त रूप से। लेकिन जो बिरहोर, जो हमारे पास पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ है ये केवल कहां पर है? बलरामपुर में। सिंगल अगर देखा जाए तो ये कहां पर है? बलरामपुर पे। तो भाई आपके सामने देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है? विकास प्रकोष्ठ। टोटल हमारे पास कितने हैं? 10, याद रहेगा। तो ध्यान देना, अब मैच करते हैं भाई। बैगा विकास प्रकोष्ठ बैकुंठपुर में है, सही है ये वाला। कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर में है, ये भी सही है। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़ में बेटा देखो ध्यान से, है कि नहीं? बिल्कुल सही है। लेकिन पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ सिंगल कहां पर है? बलरामपुर में। कोरबा में क्या बेटा? मर्ज है वो, किसके साथ? बिरहोर के साथ। इसलिए ये मैच कर रहे हैं क्या? नहीं। इसलिए आपको उत्तर क्या होगा? डी होगा। उत्तर क्या होगा? डी। आई होप ये समझ में आया होगा। आया कि नहीं बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए बेटा यहाँ तक ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है क्या। चलो सेम चीज आपको मैं बता देता हूँ, ये तो प्रकाश हो गया। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्राधिकरण कितने हैं? छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्राधिकरण की बात करेंगे तो ध्यान रखना केंद्रीय की बात पहले करते हैं। किसकी बात करते हैं? केंद्रीय, ठीक है। तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या 5 है, लेकिन उससे संबंधित हमारे पास जो विकास प्रकोष्ठ है वो कितने बेटा? 6 है। कितने? सॉरी, विकास प्राधिकरण कितने हमारे पास? 6। याद रहेगा, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्राधिकरण केंद्रीय स्तर पर कितने हैं? 6 है। और राज्य सरकार ने कितने बनाकर रखा है? 2 बना के रखा है कि नहीं। तो जो 6 है इसको देखो बेटा याद कैसे कर सकते हैं अपन। तो याद रखना, याद सबसे पहले करना है, पहला जीपीएम में है। पहला कहां पर है? जीपीएम में। याद रखना सामने अंबिकापुर आता है, अंबिकापुर में है। फिर कहां पर है? तो जसपुर में है। कहां पे देखते जाइए बेटा, जीपीएम, अंबिकापुर, जसपुर। नीचे याद कर लो, यहाँ पे कंवर्धा आता है। क्या आता है? कंवर्धा। ठीक, यहाँ पे कहां पे मिलेगा? गरियाबंद। और नीचे कहां पर मिलेगा? तो क्या बताओगे? नारायणपुर में। कहां पर है? नारायणपुर में, ठीक है नहीं। तो बताइए बेटा छत्तीसगढ़ में
विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्राधिकरण कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र। एक कहां पर है? जीपीएम। जीपीएम में आपको मिलेगा बैगा विकास प्राधिकरण। क्या मिलेगा आपको? बैगा विकास प्राधिकरण कहां मिलेगा? जीपीएम में। कवर्धा में भी क्या रहेगा? बैगा विकास प्राधिकरण ही रहेगा। ठीक है। नारायणपुर में क्या रहेगा? तो बेटा अबूझ माड़िया विकास प्राधिकरण रहेगा। अंबिकापुर में क्या रहेगा? तो पहाड़ी कोरबा विकास प्राधिकरण रहेगा। गरियाबंद में क्या रहेगा? कमार विकास प्राधिकरण। लेकिन बेटा जो जसपुर है, जसपुर को याद इसलिए रखना है क्योंकि जसपुर में जो है ना वो पहाड़ी कोरबा प्लस बिरहोर विकास प्राधिकरण है। क्या है? प्राधिकरण है। देखो भाई, पहाड़ी कोरबा प्लस बिरहोर विकास प्राधिकरण कहां पर है? जसपुर। लेकिन पहाड़ी कोरबा प्लस बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कहां पर है? तो मैंने आपको बताया था। देखो बेटा अभी देखना, मैं आपको कहां बता के रखा था? कोरबा पे, है कि नहीं? तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद अपन चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहां चलते हैं? अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर दूसरे पे आते हैं। किसमें आते हैं अपन? प्रश्न नंबर दूसरे में आते हैं। एक बार रीड करो बेटा आप लोग, अच्छे से एक बार रीड करो इसको, फिर इसको आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है क्या? कितना क्लियर है? देखिए भाई, प्रश्न ये पूछा है, ध्यान से देखना। जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनजातियों को आरोही क्रम में, बेटा आरोही क्रम का मतलब क्या होगा? बढ़ते क्रम में। किस क्रम पे? बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इसको। किस ऑर्डर में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि नहीं? तो देखो भाई, तो सबसे कम से सबसे ज्यादा में जाना है। देखो भाई, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरबा, अबूझ माड़िया। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे ज्यादा कौन मिल, सबसे कम किसका है? बिरहोर का है। बिरहोर के बाद किसका है? अबूझ माड़िया का है। भाई किसका है? अबूझ माड़िया। ठीक है, बिरहोर के बाद किसका है? अबूझ माड़िया का है। अबूझ माड़िया के बाद कौन आएगा बेटा? पहाड़ी कोरबा, जिसकी जनसंख्या अबूझ माड़िया से ज्यादा है। इसके बाद कौन आएगा? कमार आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी संख्या है? तो क्या बताओगे? बैगा की संख्या है। किसकी संख्या है? बैगा। देखो बेटा को मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? तो याद रखना, अगर आप जनसंख्या के बेसिस पे जाते हो तो आपको ये पकड़ना है कि नहीं भाई? याद रहेगा। देखो बेटा, यहाँ पे ऑप्शन देखो, पहला कौन आ रहा है? बिरहोर। दो कहीं शुरू हो रहा है, सी और डी हो सकता है बेटा। बिरहोर के बाद कौन है? अबूझ माड़। अबूझ माड़ मतलब 5, तो बेटा सी और डी अभी भी स्टिल। पहाड़ी कोरबा कितने नंबर में आता है? 4। देखो बेटा 4, इसका ये मतलब है सी उत्तर होगा। उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो छत्तीसगढ़ में किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या मैक्सिमम है? तो बेटा उसका उत्तर है बैगा। सबसे कम कौन है? तो क्या बताओगे? बिरहोर। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बैगा की। सबसे कम संख्या किसकी है? बिरहोर की। किसकी है? बिरहोर की। उम्मीद करता हूं बेटा ये समझ में आया होगा आपको। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं भाई अपन। क्या करते हैं? अगला प्रश्न लेते हैं, है कि नहीं? चलो, मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये तो बेटा जनसंख्या के आधार पर है। आप मुझे कमेंट करके बताइए साक्षरता के आधार पर, ठीक है, साक्षरता दर के आधार पर छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति को आपको क्या करना है? तो याद रखना बेटा अरेंज करना है कि नहीं? किस ऑर्डर पे? तो याद रखना घटते क्रम पे। किस ऑर्डर पे अरेंज करना है? घटते क्रम में। इसको याद रखना, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति को उनके किस बेसिस पे? साक्षरता दर के आधार पर आपको क्या करना है बेटा? अरेंज करना है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं कमेंट करके आप इसका उत्तर जरूर दोगे भाई, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलो बेटा अगला प्रश्न लेते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना बेटा। अबूझ माड़िया जनजातियों से संबंधित असत्य कथन की पहचान करना है। मतलब आपका उत्तर वो होगा जो गलत लिखा है कि नहीं भाई? देखो बेटा ध्यान से, पहला, अबूझ माड़िया जनजाति जो अस्थायी खेती करती है उस कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? कघई कहते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, याद रखना। ये लोग कौन सा खेती करते हैं? पेदा। ध्यान देना, अबूझ माड़िया जनजाति जो अस्थायी खेती करती है उसको पेदा कहते हैं। अबूझ माड़िया जनजातियों के अस्थायी खेती को अपन क्या कहते हैं? पेदा। लेकिन बेटा जहां पे पेदा खेती करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? कघई। कृषि क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? कघई। सही है ये। दूसरा, अबूझ माड़िया जनजाति संग्रहण कक्ष, देखो भाई, अबूझ माड़िया जनजाति के संग्रहण कक्ष को अपन क्या कहते हैं? लोनो। बेटा वही जहां पे अनाज दाल जो भी चीजें स्टोर रूम रहता है ना जी, उसको अपन क्या कहते हैं? लोग लोनो कहते हैं। और लोनो में लोग क्या करते हैं? अपने कुल देवता को स्थापित करते हैं। तो बेटा याद रखना ये प्रश्न सही है, सॉरी ये वाला पॉइंट भी सही है। ध्यान देना, अबूझ माड़िया जनजाति का जो स्टोर रूम है उसको लोनो कहते हैं, ठीक है?
और वहीं पे क्या करते हैं इन लोग अपने आराध्य देवता अर्थात जो कुल देवता उसको अपन क्या करते हैं स्थापित करते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना जो हमारे पास अबूझमाड़िया जनजाति है ना, इनके आराध्य देवता का नाम है तालुर मुंते देवता। अगर आपको पता हो बेटा मैं आप लिख देता हूं, अबूझमाड़िया जनजाति जो है ना उनके जो आराध्य देवता का नाम क्या है, तालुर मुंते देवता। कौन है, तालुर मुंते देवता। ठीक है, इतना क्लियर है, इसको याद रखिएगा। आगे, यह जनजाति अर्थात अबूझमाड़िया जनजाति सोने के लिए अल्पांजी का उपयोग करते हैं। मतलब बेटा निद्रा ना, सोने का मतलब यहाँ पे गोल्ड मत समझना, निद्रा है। तो सोने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अल्पांजी। बेटा ये भी सही है। अब आते हैं प्रसव के लिए। तो अबूझमाड़िया जनजाति जो है वो प्रसव के लिए कुंभा, कुंभा झोपड़ा का बनाया जाता है। कौन झोपड़ा बनाया जाता है, कुंभा। तो प्यारे बच्चों याद रखना ये वाला कथन गलत है। कारण ये है इनका जो झोपड़ा होता है जो प्रसव के लिए लोग बनाते हैं बेटा उसको कुरमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरमा। कुंभा नहीं कहते जी, क्या कहते हैं, कुरमा कहते हैं। इसलिए ये गलत है। तो याद रखना आपको उत्तर क्या होगा, डी होगा। ध्यान से देखिए। अच्छा, ये तो मैंने आपको अबूझमाड़िया बता दिया बेटा। अब सेम पैटर्न में आपको क्या करना है, जितने भी विशेष पिछड़ी जनजाति है ना उनको इस पैटर्न में आपको तैयार करना है जी, है कि नहीं। हमारा काम बेटा आपको एक दिशा दिखाना कि आपको इसी तरीके से जितने भी विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में उससे संबंधित आपको एमसीक्यू लगाना है बेटा, इसको कवर करना है कि नहीं। चलो, तो याद रखना ये हमारा प्रश्न कवर हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखते हैं, सॉरी अगला प्रश्न देखते हैं अपन। देखिए बेटा, कमार जनजाति लेते हैं। कमार जनजाति से संबंधित असंबद्ध कथन की पहचान करो। मतलब ऐसा कथन को देखना है तो मैच नहीं कर रहा है कि नहीं। देखो बेटा पहला देखते हैं अपन किस जनजाति में लेते हैं बेटा, कमार जनजाति में लेते हैं। इतना क्लियर है, देखो ध्यान से। किस जनजाति में लिखते हैं, कमार जनजाति में लिखते हैं। इतना क्लियर है क्या। देखिए भाई, नवजात शिशु अगर लड़की हो तो कहरा से नाल काटा जाता है। देखो बेटा दो चीजें होती है अगर कमार जनजाति में, है कि नहीं। किस जनजाति में, कमार जनजाति में। ध्यान देना, अगर लड़का होगा, ध्यान देना, कमार जनजाति में अगर लड़का होता है तो उसका जो नाल होता है ना उसको अपन किससे काटते हैं, तीर से काटते हैं। किससे काटते हैं बेटा, तीर से। लेकिन अगर कमार जनजाति में कोई लड़की होती है तो याद है बेटा उसको अपन किससे काटते हैं, कहरा से उसके नाल को काटते हैं। कहरा का मतलब होता है बांस का कमचिल। कमचिल आई होप जानते होगे बेटा आप लोग, है कि नहीं जी। तो याद रखना कमार जनजाति में अगर बच्चा मतलब अगर देखा जाए लड़की है तो किससे काटेंगे अपन, कहरा बांस से। लड़का है तो तीर से। तो बेटा ये सही है ना, गलत नहीं है। अगला, कमार जनजाति में वधु मूल्य को सुख भरना कहते हैं। बिल्कुल सही है बेटा। इसका ये मतलब है आपको अलग अलग जनजाति में जो वधु मूल्य होता है ना, कई लोग सुख कहते हैं, कई लोग पारिंग धन कहते हैं। तो अलग अलग जनजाति में जो वधु मूल्य होता है ना, जो लड़के वाले लड़कियों को देते हैं उसका नाम अलग अलग होता है भाई। तो कमार जनजाति में वधु मूल्य को अपन क्या कहते हैं, सुख भरना। बिल्कुल सही है बेटा। आगे ध्यान देना, कमार जनजाति में जो पोंगली देवता होता है ना इनके कुल देवता है बेटा। एकदम सही सेंटेंस ही है। कमार जनजाति के कुल देवता का नाम क्या है, पोंगली देव। कमार जनजाति में सबसे बड़ा देवता कौन होता है बेटा, तो याद रखना वामन देव। कमार जनजाति में जो पूर्वज है, पूर्वज को लोग बोलते हैं गाता डूमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाता डूमा। और पूर्वजों के घर की मिट्टी को लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना बेटा मांगर मोती कहते हैं। क्या कहते हैं, मांगर मोती। लेकिन याद रखना कमार जनजातियों का देवता सॉरी राजा कौन है, तो कंचन धुरवा है। कौन है, कंचन धुरवा। देखो बेटा कमार के बारे में, कमार जनजाति का राजा कौन, कंचन धुरवा। सबसे बड़ा देवता कौन, वामन देव। कुल देवता कौन, पोंगली देव। पूर्वज मतलब गाता डूमा। उनके घर की मिट्टी मतलब मांगर मोती। ये सब आपको याद करना है कमार के बारे में। और आपने वो भी पढ़ा होगा बेटा कमार के बारे में, छोटे माई बड़े माई की पूजा करते हैं इन लोग। साथ ही साथ कमार जनजाति लोहा की पूजा को सॉरी दुर्गा माता की पूजा मानते हैं। ये सारा चीज आपको याद करना है, ठीक है ना। ये है कमार के बारे में। तो बेटा देखो ऊपर के तीनों सेंटेंस क्लियर है ना। अगला दिया है, कमारों में तंत्र मंत्र का जो जानकारी क्या कहलाता है, सीधा। ये बिल्कुल गलत है बेटा, ये मुरिया लोग कहते हैं। ध्यान देना, मुरिया जनजाति में जो बैगा लोग होते हैं उसको सीधा या फिर गायता कहते हैं। इतना क्लियर है क्या, इसको याद रखना है आपको, ठीक है बेटा। याद रखना ये आपके पास कमार जनजाति से संबंधित प्रश्न है जो आपको डील करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा ये समझ में आया होगा जितना भी मैंने आपको चीज बताया होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। चलो भाई विचार करते हैं। चलो अब आते हैं, अबूझमाड़िया भी हो गया, बैगा भी हो गया। अब आते हैं कमार भी हो गया बेटा। अब आते हैं बैगा। बैगा जनजाति में प्रसव कार्य कराने वाली महिला को क्या बोलते हैं, सुनमाई कहते हैं बेटा। समझ गए जी। इसका ये मतलब है बेटा
कि जितने भी जनजाति है विशेष पिछड़े ना, स्पेशली विशेष पिछड़ी जनजाति में जो महिला क्या कराती है, प्रसव कार्य कराती है, ठीक है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, उसका नाम पकड़ना बेटा आपको, है कि नहीं। कई लोग सुनमाई बोलते हैं, कई लोग दाई बोलते हैं, है कि नहीं। तो अलग अलग जनजाति में जो प्रसव कार्य करने वाले हैं उनका नाम अलग अलग होगा, लेकिन याद रखना बेटा ज्यादातर ना सुनमाई ही कहते हैं इन लोग। ज्यादातर जनजाति प्रसव कार्य कराने वाली महिला को क्या बोलते हैं, सुनमाई कहते हैं बेटा, इसको डील करना हमेशा। दूसरा, बैगा जनजाति के पंचायत में समरथ, मुकद्दम, दीवान जैसे पदाधिकारी होते हैं, सही है बेटा। अगर आप आदिम जाति, ठीक है, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान का के पब्लिकेशन वाले सेक्शन में जाओगे बेटा, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा, ये दूसरा भी सही है। तीसरा, बैगा जनजाति में देवी देवता के पुजारी एवं भूत भगाने वाले को क्या बोलते हैं, भूमिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, भूमिका कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा, इसको ध्यान देना, क्या बोलते हैं, भूमिका कहते हैं, इस बात को याद रखना। तीसरा, बैगा महिलाएं बादी जाति के महिलाओं से गोदना गुदवाती है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है बेटा, चलो पढ़ते हैं भाई। इसमें चारों कथन सही है, याद रखना, ये जो प्रश्न दिख रहा है बेटा उसमें चारों के चारों कथन सही है भाई, एक भी गलत नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, कथन 1 2 4 सही है, सही है। 4 2 3 सही है, 2 3 4 सही है। 3 से अधिक कथन सही है, उत्तर क्या लेंगे अपन। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये बस थोड़ा सा गलत करने के लिए आया था ये, तो याद रखना 3 से ज्यादा मतलब कितना हो सकता है, 4 हो सकता है ना भाई। सभी कथन क्या है बेटा, सही है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी होगा। क्या होगा, डी। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है क्या। देखो भाई, हमने अबूझ माड़िया सच किया, बैगा भी किया, पहाड़ी कोरवा भी किया, अगला हमने क्या किया, कमार भी कर लिया। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए भाई, एकदम बेहतरीन प्रश्न है बेटा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। जो भी हमारे पास 4 ऑप्शन है ना, इनमें से किसे कोलारियन समूह की जनजाति माना जाता है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से किस जनजाति को हम कोलारियन समूह की जनजाति कहते हैं, बताइए भाई। कोई कमेंट करके बताना चाहता है, बिरहोर है क्या, कोल है क्या, अबूझ माड़िया है क्या, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखना, इसका उत्तर आपको मिलेगा बिरहोर। क्या है, बिरहोर। तो बिरहोर जनजाति जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है बेटा, याद रखना, वो जसपुर में रायगढ़ क्षेत्र में निवास करती है कि नहीं। और ये कोलारियन समूह की जनजाति है बिरहोर जो है, याद कर लेंगे अपन, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए बेटा, बिरहोर विकास प्राधिकरण कहाँ पे था, बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कहाँ पे था, है कि नहीं, ये आपको बताना है। क्लियर है क्या, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला एक और प्रश्न बेटा बिरहोर से, बिरहोर का सामान्य अर्थ क्या है। देखो बेटा एकदम सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इंसान इसको गलत करता है, क्योंकि इस पे ध्यान नहीं देगा वो। देखो ध्यान से याद रखना, बिरहोर का मतलब क्या होता है। देखो भाई, पहला अपन मतलब लेते हैं, जंगल का आदमी, सही है। झाड़ी काटने वाला आदमी, सही है। चोप काटने वाला आदमी, सही है। प्यारे बच्चों याद रखना, चोप को ही झाड़ी कहते हैं। ये प्रश्न मैंने जानबूझ के बनाया है। चोप को अपन क्या बोलते हैं, झाड़ी कहते हैं ना। क्या कहते हैं बताइए, झाड़ी। इसलिए बेटा ये तीनों सही है, इसका ये मतलब होता है उपरोक्त सभी। तो बेटा इसको डील कीजिएगा बिरहोर के बारे में। बिरहोर कहाँ रहता है, जसपुर में रहेगा, रायगढ़ में रहेगा। इससे संबंधित विकास प्राधिकरण मैंने आपको अभी बताया है, उसको डील कीजिएगा, ठीक। साथ ही साथ प्रकोष्ठ मैंने आपको बताया बेटा, उसको भी डील कीजिएगा, है कि नहीं। इस बात को याद रखना, कर लेंगे अपन। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं यार, अगला प्रश्न लेते हैं, ठीक है। चलो ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ज्यादा ही बेहतरीन प्रश्न है कि नहीं। इसको लिखिएगा, कहाँ गया, ठीक है बेटा। चलो भाई देखिए, सही जोड़ी बनाना है, बिरहोर के बारे में है। बिरहोर, ये तीसरा प्रश्न है बेटा बिरहोर के बारे में। एक है उथलू बिरहोर, एक है जगीज, हाँ चलो बेटा जगीज बिरहोर। क्या है, एक है उथलू बिरहोर है, दूसरा है जगीज बिरहोर, है कि नहीं। ध्यान देना, तीसरा हमारे पास है प्रसव कार्य। बिरहोर जनजाति में प्रसव कार्य कराने वाले को क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, कहाँ पे, बैगा में क्या बोलते हैं, सुनमाई कहते हैं। तो बिरहोर जनजाति में बेटा जो प्रसव कार्य कराएगी उसको क्या बोलेंगे। अगला, बिरहोर जनजाति में तंत्र मंत्र का जानकार क्या कहलाता है। ये 4 चीज को आपको मैच करना इधर, ठीक है। देखो भाई, प्रसव कार्य कराएगी इसको अपन क्या बोलेंगे, कुसेरू दाई कहते हैं, कुसेरी दाई। ये तो अंडरस्टूड है भाई। तो सी का उत्तर 4 दिख रहा है कहीं पे, देखो बेटा कहीं पे सी दिख रहा है क्या, सी का उत्तर 4 है, मतलब ये 4 है सी का उत्तर, और यहाँ पे 4। इसका ये मतलब है सी और बी उत्तर नहीं हो सकता,
सी और बी उत्तर हो सकता है क्या? नहीं, ए और डी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो प्रसव कार्य कराने वाले को कुशेरी दोई कहते हैं बिरहोर में। और साथ ही साथ बिरहोर जनजाति में जो तंत्र मंत्र का जानकार होता है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहन। तो ध्यान रखना, डी का उत्तर 3 लिख रहे कहीं पे, डी का उत्तर 3, डी का उत्तर 3, बहुत बेहतरीन है यार। मतलब अभी भी उत्तर क्या है? ए और डी हो सकता है ना। देखो सी बताया था भाई, तंत्र मंत्र का जानकार कौन है? पाहन। तो डी का उत्तर 3, डी का उत्तर 3 घर भी मैच कर रहा है। ठीक है, प्रसव कार्य कौन कराते हैं बिरहोर में? कुशेरी दवाई। तो बेटा सी का उत्तर 4, सी का उत्तर 4, सी का उत्तर 4, यहाँ भी मैच कर रहा है भाई। चलो ठीक है, उथलू बिरहोर याद है प्यारे बच्चों, ये घूमने वाला प्राणी है, घुमंतु जीवन व्यतीत करता है कि नहीं? तो एक उत्तर 2 लेंगे अपन। उथलू जो बिरहोर है ज्यादातर घूमता है, लेकिन जो जधीस बिरहोर है बेटा, ये स्थायी जीवन करता है, स्थायी जीवन व्यतीत करता है कि नहीं? तो याद रख बेटा, ए का उत्तर क्या लेना है? 2 लेना है। क्या 2 आ रहा है? बी का उत्तर क्या लेना था? 1 लेना था। इट मींस उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया? इसको अच्छे से डील कीजिएगा बेटा, बिरहोर के बारे में प्रश्न आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बार पीएससी के पेपर में आ जाए और आपसे सही बने, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है बेटा, अगला ये तो बिरहोर से मैंने 3 प्रश्न दिए आपको। एक तो बिरहोर का अर्थ दे दिया था यार, सिंपल सा। दूसरा आपको बताया था बेटा बिरहोर से संबंधित हमारे पास ये कि उथलू बिरहोर क्या है, जधीस बिरहोर क्या करता है, प्रसव कार्य कौन कराता है, तंत्र मंत्र का जानकार कौन कराता है, प्राधिकरण बता दिया, प्रकोष्ठ बता दिया। ये सारी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं अपन, पहाड़ी कोरवा पे आते हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति पर विचार करो। चलो भाई पढ़ कर लेते हैं यार विचार। किस पर विचार करने बोल रहा है? पहाड़ी कोरवा। इतना क्लियर है क्या? देखिए बेटा, याद रखना, पहाड़ी कोरवा घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाला समूह है। सही है बेटा, तभी तो स्थायी खेती करती है ना। तो याद रखना बेटा, पहाड़ी कोरवा घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाला समूह है। बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, दूसरा डिहारी कोरवा स्थायी घर बनाकर रहने वाला समूह है। ये भी सही है। देखो देखो बेटा, पहाड़ी कोरवा डिहारी, डिहारी का मतलब होता है जो मैदान में रहता है। ठीक है ना, ध्यान देना बेटा, पहाड़ी कोरवा पहाड़ों में रहता है, डिहारी कोरवा मैदान में रहता है। चूंकि ये मैदान में रहता है इसलिए स्थायी रूप से रहता है, चूंकि ये पहाड़ों में रहता है इसलिए घूमता रहता है। दोनों सही है ना। पहाड़ी कोरवा जनजाति में जो प्रसव कार्य कराने वाली होती है ना महिला, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डोंगिन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोंगिन। देखो भाई इतना क्लियर है क्या? अभी मैंने आपको बताया था बैगा में क्या बोलते हैं? सुनेमाई बोलते हैं। बिरहोर में क्या बोलते हैं? कुसेरुदाई बोलते हैं। और पहाड़ी कोरवा में क्या बोलते हैं? डोंगिन कहते हैं। बेटा ये भी सही है ना, गलत नहीं है जी, है कि नहीं? अगला याद रखना, पहाड़ी कोरवा जनजाति में जो तंत्र मंत्र का जो जानकार है तो उसको बैगा कहते हैं। प्यारे बच्चों गलत है ये, केवल बैगा नहीं बोलते, याद रहेगा। पहाड़ी कोरवा जनजाति में जो व्यक्ति तंत्र मंत्र का जानकार होता है, ये तंत्र मंत्र करता है, उसको इन लोग बोलते हैं, याद रखना, देवार बैगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? देवार बैगा। एक साथ आएगा तब सही है जी, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसलिए गलत है। और आपको उत्तर यही होगा। क्या होगा? आपको क्या देखना बोला है? हाँ बेटा, इसमें गलत मतलब मैच क्या नहीं कर रहा है, ये तीनों मैच कर रहा है। गलत ये आपको उत्तर क्या होगा बेटा? इनमें से जो पॉइंट नंबर डी है ये आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। तो देखो भाई, जितने भी विशेष पिछड़ी जनजाति है उससे संबंधित जो एक्स्ट्रा प्रश्न है बेटा, वो मैंने आपके सामने आज लाया है कि नहीं? ठीक है, अभी और भी प्रश्न करेंगे अपन। हमारा जो ये सेशन है बेटा, ये जो एमसीक्यू का सीरीज है, ये कब तक चलेगा? 22 फरवरी से पहले तक चलेगा, इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग, है कि नहीं? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला लेते हैं भुंजिया जनजाति। तो भुंजिया जनजाति पर फिर विचार करने बोल रहे, करते हैं भाई चलो, है कि नहीं? क्या करते हैं? भुंजिया जनजाति पर विचार करते हैं, है कि नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, पहला, भुंजिया जनजाति में जो विवाहित महिलाएं हैं सफेद साड़ी पहनती है। सही है बेटा, एग्जाम में आया ही है। ध्यान रख, उल्टा है ना, यहाँ पे जो विवाहित महिला है कौन सी साड़ी पहनती है? सफेद साड़ी पहनती है। ठीक है, बिरहोर जनजाति में रजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है। ये भी सही है बेटा, रजस्वला से पूर्व कन्या का विवाह किससे कराते हैं? बाण से कराते हैं। ठीक है, अगला, बिरहोर जनजाति के शयन कक्ष को लाल बंगला कहते हैं। बेटा गलत है, याद रखना, लाल बंगला किस जनजाति है? भुंजिया। भुंजिया जनजाति के रसोई घर को कहते हैं। किसे कहते हैं अपन? रसोई घर को। समझ जाएंगे अपन ना। तो याद रखना, जो बिरहोर जो भुंजिया जनजाति है उसके रसोई घर को अपन क्या बोलते हैं? लाल बंगला, है कि नहीं भाई? बेटा आपका उत्तर यही होना चाहिए। फिर चौखटिया, ध्यान रहे बेटा, भुंजिया जनजाति की 2 उपजाति को याद कर लो भाई। एक है छिंदा भुंजिया, पहला क्या है? छिंदा भुंजिया, दूसरा है चौखटिया भुंजिया। बेटा कैसे याद करोगे? इन लोग जब भी किसी को भूंजते हैं,
जिंदा भूंजते हैं और चौखट में भूंजते हैं, याद कर लेना, है कि नहीं। भुंजिया जनजाति जब भी किसी को भूंजेंगे चौखट में भूंजेंगे और जिंदा भूंजते हैं, है कि नहीं। ऐसा याद करना इनकी उपजाति को, इनका भुंजिया जनजाति। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्लियर होगा। अच्छा एक चीज बता देता हूं बेटा, याद ना, भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है जो गरियाबंद जिले में निवास करती है। किस जिले में निवास करती है? गरियाबंद। कुछ धमतरी में भी निवास करती है, धमतरी के नगरी सिहावा क्षेत्र पे, याद रहेगा। आगे भुंजिया जनजाति जो हमारे पास विकास प्राधिकरण है बेटा, ये आपको मिलेगा गरियाबंद जिले में ही। किस जिले में मिलेगा? गरियाबंद जिले में मिलेगा, याद रहेगा यहाँ तक। आगे याद रखना, जो भुंजिया जनजाति बेटा अगर लिखा जाए कि जो भी बोली बोलेगी, ठीक है, वो शामिल होता है आर्य भाषा परिवार में। किस भाषा परिवार में शामिल होता है? आर्य भाषा परिवार में होता है। समझ जाएंगे अपन, ज्यादातर छत्तीसगढ़ी बोलेगी बेटा, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई अगला लेते हैं। निम्न में सत्य कथन की पहचान करे बोल रहा है। किसकी पहचान करे बोल रहा है? सत्य कथन की पहचान करना है। चलो बेटा शुरू करते हैं। देखो भाई, सरगुजिया और उत्तरांश पंडो जनजाति के, सॉरी यार एक सेकंड दो भाई, थोड़ा सा मिस्टेक मेरे माध्यम से हो गया। सरगुजिया और उत्तरांश पंडो जनजाति के दो उपसमूह हैं। प्रश्न क्लियर है क्या? देखो ध्यान से, सरगुजिया और उत्तरांश पंडो जनजातियों की क्या है हमारे पास, तो क्या बताओगे आप लोग बेटा? उसके दो उपसमूह हैं, बिल्कुल सही है ये। अगला देखो, इनमें धनराशि के अभाव में बरूखी विवाह का प्रचलन है, बिल्कुल सही है बेटा। बरूखी विवाह कौन करता है? पंडो जनजाति करती। कब करती है? जब इनमें क्या होता है? पैसा का अभाव होता है, धनराशि का अभाव होता है, ठीक है ना। अगला, गोती देवी पंडो की कुल देवी है बेटा, ये भी सही है, याद रखना गोती देवी है वो, क्लियर है क्या? तो याद रखना बेटा, इसमें सभी ऑप्शन सही। तो याद रखना पंडो जनजाति, एक मैंने भुंजिया भी बता दिया, पंडो भी हो गया। देखो भाई, पंडो जनजाति के उप समूह पहला कौन है? सरगुजिया। दूसरा कौन है? उत्तरांश, ठीक है बेटा। जब भी इस जनजाति में धनराशि का क्या होता है? अभाव होता है, तो कौन सा विवाह करेंगे लोग? बरोखी करते हैं। इनकी कुल देवी को क्या बोलते हैं? तो गोती कहते हैं, गोती देवी, ठीक है। इसलिए बेटा इसमें तीनों ऑप्शन सही है, उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। पंडो, देखो बेटा जो पंडो जनजाति है ना, पंडो जनजाति रहती है विशेष रूप से सूरजपुर में। कहां पे रहती है? सूरजपुर में। और याद रखना पंडो विकास प्राधिकरण भी कहां पर है? तो ध्यान देना है बेटा आपको, सूरजपुर में भी है। सूरजपुर में इनका निवास है, प्राधिकरण भी कहां पर है? सूरजपुर में, पंडो, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं बेटा ये समझ में आया होगा, है कि नहीं? इतना क्लियर है? चलो बेटा एक और लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा और लेते हैं जनजाति में। देखो भाई ये बेटा कुछ एक्स्ट्रा है ना, याद रखना, इसको भी मैच करना है। क्या करना है? इसको मैच करना है भाई, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखना भाई, इसको भी अपन क्या करेंगे? मैच करेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो भाई देखो ध्यान से, एक जनजाति है सहरिया, एक है सोर, एक है आंध, एक है कोलम। बेटा टीके वैष्णव की बुक देखना, सारा चीज मिल जाएगा आपको। ये जितना भी एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, टीके वैष्णव के बुक से है। मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं आपके लिए कि आपको उस स्तर पे जाके प्रश्न पढ़ना है, मतलब आप पढ़ाई करना है, ठीक है ना। इसको देख लो यार आप, देखो ध्यान से, सहरिया, याद है बेटा जो सहरिया है ना, ठीक है, इसमें आपको करना है, इनकी जातिगत पंचायत का प्रमुख का नाम है। जातिगत पंचायत प्रमुख का नाम क्या होता है? तो याद रखना सहरिया जनजाति में जो जातिगत पंचायत है, इसके प्रमुख अपन क्या कहते हैं बेटा? पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। और जो सोर जनजाति है ना, इसकी जातिगत पंचायत के हेड को अपन क्या बोलते हैं? महातो बोलते हैं। कितना क्लियर है? आंध्र जनजाति के जातिगत पंचायत के हेड को अपन क्या बोलते हैं? मोहतरिया कहते हैं। और कोलम जनजाति के जातिगत पंचायत को अपन क्या बोलते हैं बेटा? पंचमहल नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो भाई, कोलम जनजाति में जो पंचायत है उसको पंचमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमहल। और पंचमहल के हेड को क्या बोलते हैं? पंचमहल नायक कहते हैं। समझ जाओगे आप लोग? देख लिए बेटा, तो एक इसके बारे में है, कुछ एक्स्ट्रा जनजाति है, ज्यादातर लोग इसको पढ़ते नहीं है ना, देखते ही नहीं है। हालांकि सही बात है, लेकिन बेटा याद है कभी एक दो टीके वैष्णव में जितने भी जनजाति दिया है उसको एक नजर देख लेना, चीजें आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है क्या? उत्तर लेते बेटा, तो ए का उत्तर 2 दिख रहा है कहीं पे, ए का उत्तर 2, ए का उत्तर 2, ठीक है। तो इसका उत्तर सी और डी, सी और बी हो सकता है बेटा, ठीक है। बी का उत्तर 1, बी का उत्तर 1, बी का उत्तर 1, ठीक है बेटा, ये भी। फिर सी का उत्तर 4, सी का उत्तर 4, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा फिर? बी। याद रखना इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा। इतना आपको डील करना है, क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं।
तो ये जितने भी हमारे पास जनजाति है वो है। अब पढ़ते हैं बेटा जनजातियों का विवाह के बारे में। ध्यान से देखना, विवाह वाले चैप्टर से प्रश्न बहुत आते हैं, है कि नहीं? देखो ध्यान से बेटा, प्रश्न अच्छे से रीड करो पहले तो। सॉरी, देखिए बेटा, निम्न में से जनजातियों में प्रचलित अधिमान्य विवाह की पहचान करना है। देखो बेटा, टॉपिक क्या है? अधिमान्य विवाह। ये ना मेंस में भी आता है, अधिमान्य विवाह। तो बेटा अभी से याद कर लो, ठीक है? जनजातियों में अधिमान्य विवाह, सबसे पहला ऐसा विवाह जिसको समाज मान्यता देता है, उस विवाह को अधिमान्य विवाह कहते हैं भाई, है कि नहीं? देखो बेटा, पहला, इसमें पहला अपन क्या ले सकते हैं? तो ध्यान में बेटा, इसको अपन कहते हैं ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह। पहला क्या है? ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह। दूसरा, चचेरे और मौसेरे, मौसेरे भाई बहनों में विवाह। तीसरा, पत्नी भगिनी विवाह, पत्नी भगिनी विवाह। और चौथा, पति भातृ विवाह, पति भातृ विवाह। ठीक है बेटा, हिंदी में लिख दिया है, लेकिन यकीन मानो बेटा एक बार प्रश्न इंग्लिश में पूछा था, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन भी इंग्लिश में दिए, हिंदी में नहीं दिया है जी। आया समझ में आता है? देखो ध्यान से बेटा, नाम से स्पष्ट है। सबसे पहला अधिमान्य विवाह ऐसा विवाह है जिसे समाज मान्यता देता है। तो ध्यान में बेटा, ममेरे फुफेरे भाई बहनों में जो विवाह होता है ना, उसी को अपन कहते हैं क्रॉस कजिन मैरिज। क्या कहते हैं बताइए? क्रॉस कजिन मैरिज। सही होता है छत्तीसगढ़ में, है कि नहीं? दूसरा, चचेरे मौसेरे भाई बहनों में विवाह होता है बेटा जनजातियों में, उसको अपन कहते हैं पैरेलल कजिन मैरिज। क्या कहते हैं? पैरेलल कजिन मैरिज। पत्नी की बहन, ठीक है नहीं बेटा? ज्यादा तो इसको भगिनी मतलब होता है, इसको अपन कहते हैं, याद रखना, लेट मैरिज। ठीक है। चौथा, पति भातृ, पति का भाई, देवर या ज्येष्ठ, तो याद रखना इसको अपन कहते हैं सोरोरेट मैरिज। क्या कहते हैं बताइए? सोरोरेट। ठीक है बेटा, याद रखना। इतना क्लियर है क्या? चलो ठीक है बेटा, इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, सभी के सभी ऑप्शन सही है। देखो तो ऑप्शन देखते हैं पहले तो, कम से कम 2 कथन सत्य है क्या? नहीं, सभी सही हैं। 3 से अधिक कथन सत्य है क्या? बिल्कुल सही है बेटा। 3 कथन सही है क्या? नहीं बेटा, 3 से ज्यादा है ना कथन, 1 2, तो बेटा याद रहे उत्तर क्या होगा? बी। भाई सभी कथन सही है, मतलब 4 कथन सही, इसका मतलब क्या होगा? 3 से अधिक कथन सही होगा। क्लियर है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये था अधिमान्य विवाह। देखो भाई, 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं विवाह से। पहला, जनजातियों में प्रचलित अधिमान्य विवाह पहचानो, ये आपको नाम याद रखना। दूसरा, जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके क्या क्या है। ये 2 प्रश्न आता है भाई। एक्स्ट्रा परी में क्या आता है भाई? कौन सी जनजाति कौन सा विवाह करती है कि नहीं? इतना क्लियर है क्या? इतना आपको डील करना बेटा विवाह के बारे में, ठीक है क्या? चलो अच्छे से देखना, ये प्रश्न आया हुआ है। जैसे हमारे पास ममेरे फुफेरे दूध लौटावा, अगर आपको पता हो तो, है कि नहीं? जनजातियों में सामान्य विवाह को क्या कहते हैं? पैडुल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैडुल कहते हैं। ये सारा चीज आपको याद करना है जो विवाह से संबंधित है, ठीक है क्या? चलो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमारे पास जनजाति का था। अब आते हैं थोड़ा सा जनजाति प्रशासन के बारे में। अभी तक मैंने आपको विशेष पिछड़ी जनजाति और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया बेटा? कुछ कुछ अन्य जनजाति के बारे में एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं। अब हम करेंगे जनजाति के प्रशासन के बारे में। ट्राइबल जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उनसे संबंधित अपन क्या करेंगे? प्रश्न कवर करेंगे, ठीक है क्या? इस बात को अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है बेटा? देखो भाई ध्यान से देखो, चलो एक प्रश्न लेते हैं। जनजाति विकास प्रशासन में माडा, माडा, ठीक है, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी जो अथॉरिटी है के अंतर्गत शामिल क्षेत्र कौन कौन से पहचानना। तो ध्यान रहे बेटा, छत्तीसगढ़ में ना माडा के अंतर्गत 9 क्षेत्र को शामिल किया गया है। कितने क्षेत्र को शामिल किया है? 9। एकीकृत आदिवासी परियोजना कितना है? 19 है। माडा के अंतर्गत कितने हमारे पास? 9 है। लघु अंचल क्षेत्र कितना बेटा? 2। सारा चीज अपन कवर करेंगे। तो भाई इनमें से वह कौन सा क्षेत्र है जो माडा में शामिल नहीं है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, जांजगीर चांपा में रुगजा क्षेत्र है वो शामिल है, धमतरी का गंगरेल भी शामिल है, रायगढ़ का गोपालपुर शामिल है, नचनिया भी शामिल है राजनांदगांव का। लेकिन बेटा गौरेला जो है ना, वो एकीकृत आदिवासी परियोजना का हिस्सा है, माडा का हिस्सा नहीं है। तो इसमें गौरेला नहीं है बेटा, ठीक है ना? देखो भाई, माडा के अंतर्गत टोटल कितने क्षेत्र आते हैं? 9। 9 में से मैं आपको 4 बता दिया है बेटा, बाकी 2 ठो याद करना, महासमुंद में 2 ठो ऐसी याद रखना, टोटल 6 ऐसी हो गया। ये सब याद रखना है आपको। क्लियर? एक कवर्धा में मिलेगा आपको,
तो एक रुकजा है, रुकजा कहां पर, जांजगीर चांपा। गंगरेल कहां पर, धमतरी। गोपालपुर कहां पर, रायगढ़। नचनिया कहां पर, राजनांदगांव। बेटा गौरेला जो है वो माडा में शामिल नहीं है, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का हिस्सा है। तो बेटा पांचवा गलत है, तो पांचवा गलत है मतलब पांचवा गलत है जी, है कि नहीं? पांचवा गलत है मतलब पांचवा गलत ही है। इतना क्लियर है क्या? इस बात को याद कर लेना, ठीक है। देखिए बेटा उत्तर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 सही है बेटा, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये माडा, तीन चीज तो अच्छे से पढ़ना बेटा, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, माडा क्षेत्र, और साथ ही साथ लघु अंचल क्षेत्र, इसको अच्छे से डील करना है। और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी, इससे संबंधित प्रश्न अपन करेंगे आज, ठीक है। चलो बेटा अगला चलते हैं। अगला याद रखिएगा, देखो आ भी गया, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का संचालन निम्न में से किस क्षेत्र में है? निम्न में से किस क्षेत्र में है बोल रहा है। एक सेकंड यार, पूछना प्रश्न क्या था? हाँ ठीक है, सही किया। फिर निम्न में से किस क्षेत्र में है एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना? देखो ध्यान से, देखो बेटा, पहला भानु प्रतापपुर कांकेर है, डोंडी लोहारा बालोद है, नगरी धमतरी है, पाल बलरामपुर में है, गौरेला बेटा किस जिले में पता होगा आपको। ध्यान देना, ये जो पांचों क्षेत्र है टोटल याद रखना बेटा, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना टोटल कितने हैं हमारे पास, 19 है। कितने हैं, 19। कितने हैं, 19, जिसमें से आपके पास 5 नाम है बेटा, देखो ध्यान से। एक कांकेर का भानु प्रतापपुर है, बालोद का डोंडी लोहारा है, धमतरी का नगरी है, ठीक है, बलरामपुर का पाल है। बलरामपुर कहां पर है, सॉरी पाल कहां पर है बेटा, बलरामपुर पे। बाकी तो पता होगा आपको। इसमें सभी सही है जी। ऑप्शन क्या होना चाहिए फिर, 1 2 3 4 2 3 4 5 1 3 4 5, उपरोक्त सभी। उत्तर क्या होगा बेटा, उपरोक्त सभी होगा। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी, ठीक है ना बेटा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैंने आपको 5 नाम बताए हैं ना, बाकी 14 नाम को आप कमेंट करके बताइए कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में और कौन से 14 स्थल शामिल है। वो जो इंतजार रहेगा बेटा आपके कमेंट का, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये हमारे पास प्रश्न हो गया, आगे देखते हैं। चलो भाई, 2 प्रश्न हमारे पास है, कथन और कारण। बहुत बढ़िया, कथन को पहले पढ़ते हैं, फिर कारण को पढ़ेंगे अपन। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र 20 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया गया है। ध्यान देना बेटा, छत्तीसगढ़ में जो शेड्यूल एरिया है ना, वो 81,861 लगभग इतना किलोमीटर है। कितना है, 81,861 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र है कि नहीं, याद रहेगा। और इसको भारत के राष्ट्रपति ने अगर देखा जाए अधिसूचित कब किया है, नोटिफाई कब किया है, तो प्यारे बच्चों याद रखना 20 फरवरी 2003 को ही किया है। कथन सही है, गलत नहीं है, तो बेटा याद रखना कथन सही है जी। कारण पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में 17 जिले पूर्ण रूप से तथा 4 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। बेटा बताओगे कमेंट करके, उत्तर बता दूं? चलो बता ही देता हूं। ध्यान देना, अभी जो हमारे पास आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति जो विभाग है, जो मंत्रालय है ना, उसका प्रशासनिक प्रतिवेदन आया हुआ है। ध्यान देना, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति जो मंत्रालय है, जो विभाग है, उसका एक रिपोर्ट आया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आया है 2024-25 का। कब का आया है, 2024-25 का। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 16 जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित जिले हैं। कितने जिले, 16 जिले। और जो 5 जिले हैं प्यारे बच्चों, वो आंशिक रूप से अनुसूचित जिले के अंतर्गत आता है। तो बेटा इस स्थिति में ये गलत है। कारण क्या है, गलत है। तो बेटा कथन गलत है, कारण गलत है, तो याद रखना बेटा कारण गलत है। इतना क्लियर है क्या, याद रख, उत्तर क्या होगा, डी। समझ में आ गया। देखो बेटा हमारे पास कितने जिले हैं, 16 जिले हैं, और 5 जिले आंशिक रूप से उसमें शामिल होते हैं। अब देखो भाई 16 जिले कौन कौन से होंगे जी। देखो बेटा ऊपर में सरगुजा संभाग के 6 जिले कंप्लीट आएंगे। कितने जिले आएंगे, 6। नीचे में बस्तर संभाग के 7 जिले पूरे आएंगे। कितने हो गए, 13। 3 और लेना बेटा। अब देखो जी बीच में 3 जिला आता है। एक तो आपको याद करना है जीपीएम, दूसरा आपको याद रखना है मोला मानपुर चौकी, तीसरा आपको याद करना है कोरबा। इतना क्लियर है क्या।
इस बात को याद रखना है जी, है कि नहीं। चलो, तो याद रहेगा बेटा, इसका उत्तर क्या था हमारे पास, कथन कारण। छत्तीसगढ़ में कितने जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित जिले में आते हैं, 16 जिले आते हैं अभी, है कि नहीं। और कितने जिले आंशिक रूप से आते हैं, अभी 5, पहले 4 आता था, पहले सही था बेटा अभी, लेकिन ये याद रखना इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 जरूर पढ़ के जाइएगा आपके परी के एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें चीजें आएंगी। हालांकि आप निश्चिंत रहिए, हमारा जो एमसीक्यू चल रहा है बेटा, ये पूरा का पूरे क्वेश्चन उसमें डील करेंगे अपन, जितने भी प्रशासनिक प्रतिवेदन में जितने भी हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, वो सारा चीज अपन कवर करेंगे इसमें, ठीक है क्या। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। कहाँ गया, जीपीएम था, बोला मैं पूछता हूँ कि ठीक है, और कुछ बचा, ठीक है बेटा अगला पढ़ते हैं, ठीक है क्या। देखो बेटा, ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, प्रश्न है सही जोड़ी बनाना है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अच्छा प्रतिशत में बेटा, कितने प्रतिशत में, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। देखो भाई ध्यान से, ये बेटा आपको बहुत काम आएगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास, आदिवासी जो उपयोजना क्षेत्र है वो लगभग 91,253 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ में आ रहा है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र कितने क्षेत्र बेटा, 91,253 वर्ग किलोमीटर में, है कि नहीं। जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 60, सॉरी जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का अगर देखा जाए 67 पॉइंट, याद रखना कितना परसेंट है, 5% है। समझ में आ गया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र कितना है, 91,253, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है, 67.5% है, ठीक है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र कितना है, तो अभी बताया था आपको 81,861, कितना बताइए, 81,861, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 60.55% है बेटा, कितना परसेंट है, 60.55%, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ में जनजातीय साक्षरता दर याद रखना कितना है, तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में जो जनजातीय साक्षरता दर है ये आपको मिलेगा 59.09%, कितना मिलेगा, 59.09%। और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति साक्षरता दर, शेड्यूल्ड कास्ट का कितना है, तो याद रखना 70.76%, कितना परसेंट है, 70.76%, ठीक है क्या। बेटा इसका उत्तर तो पता चल गया होगा भाई, इसका उत्तर क्या होना चाहिए, बी। इसको पढ़ लेना, आता है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से बेटा 2021 या 22 में यह प्रश्न आया है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का एरिया पूछ दिया था उसने, हालांकि उसने लगभग पूछा था 88,000 के आसपास, एग्जैक्ट कितना है 91,253, कितना है बोलो, 91,253। आदिवासी क्षेत्र, सॉरी शेड्यूल एरिया हमारे पास कितना है, तो क्या बताओगे, तो याद है बेटा 81,861, 81,861, 81,861, इतना क्लियर है क्या। इसको याद रखिएगा पहले बच्चों, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, ठीक है, एक बार रीड करो आप लोग, ठीक है क्या। चलिए भाई इसको एक बार रीड कीजिए, देखिए, जनजाति सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के संबंध में सत्य कथन का पहचान करे बोल रहा है। देखो बेटा इसका गठन हुआ है 23 मई 2019 को, सही है, इतना रट लो बेटा, याद रखना 23 मई, जुलाई एक मई है यार, सॉरी जुलाई, 23 जुलाई 2019 को जनजातीय सलाहकार परिषद बना है, ठीक है। दूसरा, लेकिन 22 जुलाई 2022 को जनजातीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन हुआ है, बना है 23 जुलाई 2019 को, पुनर्गठन हुआ है 22 जुलाई 2022 को। तो बेटा ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये जो वाला जो ऑप्शन दिख रहा है बेटा वो सही है, ये वाला सही है जी, ठीक है ना। आदिम जाति विभाग के मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, प्यारे बच्चों गलत है ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद है ना, उसका पदेन एक्स ऑफिशियो जो हेड होते हैं ना बेटा, वो होते हैं सीएम होते हैं, कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखना पदेन रूप से कौन होते हैं बताइए, मुख्यमंत्री साहब होते हैं, विभागीय मंत्री नहीं होते। तो दूसरा वाला गलत है बेटा, ठीक है क्या, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, खत्म, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, इस एलिमिनेट भी करते जाना है, समझ में आ रहा है ना। इसमें 1/4 सदस्य मनोनीत होते हैं, इसमें 1/4 सदस्य मनोनीत होते हैं, है कि नहीं, क्या होते हैं बेटा, मनोनीत होते हैं। देखो ध्यान से भाई, इसमें बेटा 20 सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, 20 सदस्य, 20 में से
ध्यान रहे बेटा, जो 3/4 होते हैं ना, वो जनजातीय विधायक होना कंपलसरी है, जनजातीय विधायक होना कंपलसरी है। और 1/4 है बेटा, उसको याद रखना, अपन क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी सही है। तो मैक्सिमम कितने लोग होते हैं, 20। 3/4 का जनजातीय विधायक होना कंपलसरी है और 1/4 का नॉमिनेट मेंबर होना कंपलसरी है कि नहीं? ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल 20 सदस्य अनिवार्यतः जनजातीय विधायक होते हैं। नहीं बेटा, कम से कम 3/4। मैंने बोला मैक्सिमम 20 होते हैं और मैक्सिमम 20 में 3/4 का जनजातीय विधायक होना कंपलसरी है, ना कि मैक्सिमम 20 का। इसलिए बेटा ये वाला ऑप्शन भी गलत है। इसमें लिखा देखो ना भाई, इसमें कुल 20 सदस्य अनिवार्यतः बोल रहा है ना भाई, अनिवार्यता मतलब नहीं जनजाति विधायक होते हैं, नहीं बेटा 15 जने होते हैं। 20 का 3/4 कितना होगा, तो 15 होगा। ठीक है, इसलिए उत्तर क्या होगा बेटा, 1 और 3 दिख रहा है कि कहीं पे नहीं दिख रहा है, इसलिए उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हमारे पास प्रश्न हो गया, इसको पढ़िएगा बेटा। अपन पढ़ रहे हैं जनजाति प्रशासन। चलो अब अपन पढ़ने वाले हैं योजना। क्या पढ़ने वाले हैं, योजना। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, मैं बता भी देता हूं, ये जो योजना का जो प्रश्न है ना, वो हमने लिया है इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट 2024 से। इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट 2024 का ऐसा योजना जिसका संबंध जनजाति से है, जनजाति प्रशासन से है, वो हमने योजना इसमें कवर किया है। क्योंकि बेटा एग्जाम में आ सकता है, आया भी है ना, इसलिए आपके बेहतरी के लिए हमने इस प्रश्न को लिया है और आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। लेकिन बेटा पढ़ के जाना है, क्लियर है? चलो देखो, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के संदर्भ में सत्य कथन का पहचान करे। ठीक है बेटा, प्रश्न क्या है, मतलब आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति जो विभाग है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखो बेटा पहला प्रश्न, विभाग द्वारा राज्य में 75 एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित है। बेटा रट लो, वर्तमान में इकोनॉमी सर्वे 2024 के अनुसार यह डेटा लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने एकलव्य आवासीय स्कूल हैं, 75। सही है, याद कर लेना, कितने एकलव्य आवासीय स्कूल हैं, 75, याद रहेगा। दूसरा, ठीक है बेटा, पहला वाला क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है क्या। दूसरा देखो, 6 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है, ये भी सही है बेटा। याद रखना, इस मंत्रालय या फिर इस विभाग के द्वारा कितने आदर्श उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं, 6। एक आस्था गुरुकुल विद्यालय संचालित है बेटा, ये भी सही है, ये भी वाला उत्तर भी सही है। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कितने हैं, 6। आस्था गुरुकुल विद्यालय कितने हैं, 1 है। जनजाति के लिए 1124 आश्रम है बेटा, ये आश्रम शालाएं संचालित है बेटा, ये भी कितने, 1124 स्कूल संचालित जनजाति, सॉरी आश्रम शालाएं संचालित है। ठीक है कि नहीं? तो बेटा ये चारों ऑप्शन सही हैं। जिसका संचालन कौन कर रहा है, ये विभाग कर रहा है। इससे उत्तर क्या हो जाना चाहिए, डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी। पढ़िएगा अच्छे से। तो एकलव्य आवासीय स्कूल हमारे पास कितने बताइए, 75 है। कितने हैं, 75। बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रही है, इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रही है कि नहीं, ये एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है क्या? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला फिर एक योजना लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, देखिएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना पर विचार कर असत्य कथन की पहचान करे बोल रहा है। ठीक है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, यह योजना 2010 से प्रारंभ की गई है, सही है। इसके तहत यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एसटी/एससी अभ्यर्थियों को 1.5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। कितना लाख रुपए प्रदान किया जाता है, क्या बताओगे बेटा, 1.5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है कि नहीं? चलो देखते हैं सही कि गलत है। वर्ष 2024 में योजना के लिए कुल 23 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था, सही है बेटा। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित है बेटा, ये भी सही। याद रखना ये गलत है, कहा बी, ऑप्शन बी गलत है बेटा। आपका उत्तर क्या होगा, बी होगा। कारण याद रखना, 1.5 लाख रुपए नहीं देता, कितना देता है आपको कमेंट करके बताना है। याद रखना बेटा, इसका उत्तर खुद ही देना है कमेंट करके। इसके तहत
मतलब इस योजना के तहत यूपीएससी द्वारा आयोजित जो सिविल सेवा परीक्षा है, ठीक है, उसमें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार एसटी एससी बच्चे को कितना पैसा देता है? 1,25,000। देखो बेटा 1 लाख देता है, 1,25,000 देता है। आपको कमेंट करके बताना है उत्तर क्या है कि नहीं, मुझे इंतजार रहेगा बेटा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है क्या? चलो आगे लेते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला हमारे प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से। इनमें से अपन क्या क्या करना है? असंबद्ध कथन को पहचानना है। किसको पहचानना है? असंबद्ध कथन को पहचानना है। ठीक है, देखो ध्यान से। राजीव युवा उत्थान योजना पहले युवा कैरियर निर्माण योजना के नाम से संचालित था। सही है बेटा। योजना का नाम क्या था पहले? युवा कैरियर निर्माण योजना। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, देखो ध्यान से। इसके अंतर्गत यूपीएससी की तैयारी के लिए ट्राइबल यूथ हॉस्टल द्वारका दिल्ली में 50 सीट स्वीकृत है। ये भी सही है बेटा। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है ना, तो सरकार आपको कराता है बेटा दिल्ली में, लेकिन कितने सीट है? केवल 50 सीट है। ये याद रखिएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और दिल्ली में कहां पर? द्वारका के पास। इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत सीजीपीएससी की तैयारी के लिए 100 सीटें स्वीकृत है, जो दुर्ग और रायपुर में संचालित है। बेटा ये भी सही है, याद रहेगा। इस योजना के तहत दुर्ग और रायपुर में हमारे पास सीजीपीएससी की तैयारी कराई जाती है। कि हमारे पास सीट कितना है बेटा? 100 सीट है। कितना सीट है? 100। अगला याद रखना, इसके अंतर्गत बैंकिंग, रेलवे, व्यापम जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए कोई सहायता प्रावधान नहीं है। बेटा ये कथन गलत है। ध्यान देना, जो युवा कैरियर निर्माण है ना, इसके तहत यूपीएससी की तैयारी के लिए, सीजीपीएससी की तैयारी के लिए, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, ठीक है ना बेटा, जितने भी दुनिया भर के एग्जाम है भारत पे, सब की तैयारी के लिए आपको सहायता किया जाता है। निःशुल्क कोचिंग कराया जाता, सॉरी निःशुल्क सहायता कराया जाता है। इतना क्लियर है क्या? तो पहले मुझे याद रखना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। इसको अच्छे से पढ़िए बेटा। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं अपन। ठीक है क्या? ध्यान से देखिए बेटा, अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से। चलो, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के संदर्भ में सत्य कथन का पहचान करे। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के संदर्भ में सत्य कथन का पहचान करना। देखो बेटा, ये योजना कब से शुरू हुआ है बोल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, ये योजना 2010 से शुरू हुआ है। सही है भाई। यह योजना अनुसूचित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, उपयोजना क्षेत्र, बेटा क्या होता बताया था कि विद्यार्थियों के लिए लागू है। बिल्कुल सही है बेटा, 2010 में आया था। और ऐसे विद्यार्थी जिनका संबंध इन एरिया से, चाहे वो शेड्यूल एरिया हो, नक्सल बेल्ट हो, या फिर उपयोजना क्षेत्र हो, ठीक है। तीसरा, 2007 में नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दंतेवाड़ा में आस्था गुरुकुल विद्यालय संचालित है। बताते बेटा एक ठोए करके। बिल्कुल ये सही है बेटा, ये वाला भी सही है। 2020 में निष्ठा कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। बेटा ये भी सही है, 2020 से निष्ठा वाला कार्यक्रम बंद है बेटा। इसके अंदर 4 चीजें आती है: आस्था, निष्ठा, प्रयास, सहयोग। आस्था, निष्ठा, प्रयास, सहयोग। याद रखना, निष्ठा हमने 2020 में समाप्त कर दिया है, आस्था शुरू किया था हमने 2007 में। पांचवा देखो, इसके अंतर्गत वर्तमान में 14 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। कितने प्रयास विद्यालय तो क्या बताओगे बेटा? प्रयास विद्यालय वर्तमान में कितने हमारे पास है? 14। डेटा कहां से लिया हमने? इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है, चेक कर सकते हैं बेटा आप लोग। सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सहयोग किया जाता है इसके लिए, उच्च शिक्षा कॉलेज में पढ़ने के लिए, है कि नहीं बेटा? ये वाला भी सही है। तो याद रखना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा फिर? इनमें उपरोक्त सभी। ध्यान देना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना 2010 में आया। इसके अंतर्गत पहला आस्था देखा हमने, 2007 से शुरू हुआ, ठीक है। दूसरा निष्ठा देखा बेटा, 2020 में बंद कर दिया। प्रयास विद्यालय कितने देखा? 14 देखा। सहयोग इनको करते हैं 12वीं पास विद्यार्थियों को तो क्या पढ़ सके, उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाए। ये हमारे पास मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, ठीक है जी, 2010 में शुरू हुआ था। उसको अच्छे से डील करना है आपको। क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से। तो ये था
मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना से जुड़ा हुआ जानकारी। ठीक है, चलो बेटा अगला लेते हैं। अगला हमारे पास है, देखो ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो ध्यान से, आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास कार्यक्रम के संबंध में किसको पहचानना है, असत्य कथन को पहचानना है। देखो बेटा, यह योजना 2006 से शुरू हुआ था क्या, देखो बेटा, यह योजना 2006 से संचालित था, सही है बेटा। इसके अंतर्गत देवगुड़ी के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता है बेटा, निर्माण साथ ही साथ मरम्मत के लिए भी दिया जाता है, याद रखना। आदिवासी संस्कृति दलों को वाद्य खरीदने के लिए 10,000 रुपए अनुदान दिया जाता है बेटा, ये भी सही है। ठीक है, तो याद रखना इसमें सभी ऑप्शन सही है। तो बेटा इसमें से ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है जो क्या नहीं कर रहा है, असत्य है। तो याद रखना बेटा उत्तर क्या होना चाहिए, फिर डी होना चाहिए, याद रहेगा। देखो अच्छे से ना, आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन को पहचानना। तो बेटा याद रखना, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम 2006 में शुरू हुआ था। अगर देवगुड़ी बनाना है जनजातीय एरिया में तो कितना लाख रुपए देते हैं, 1 लाख रुपए देते हैं। वहां जो सांस्कृतिक दल होते हैं, चाहे वो डांस वाला हो, गीत वाला हो, ठीक है, जस गीत वाला हो, जो भी हो बेटा, उनको अपन वाद्य यंत्र खरीदने के लिए कितना रुपए देते हैं, 10,000 रुपए देते हैं। लेकिन ये तीनों ऑप्शन हमारे पास सही है, इसको आपको डील करना है, क्लियर है कि नहीं। इसलिए उत्तर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। आया समझ में आता। चलो एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से लिया मैंने। देखो बेटा ध्यान से, रविदास चर्म शिल्प योजना कब शुरू हुआ है, रविदास चर्म शिल्प योजना कब प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो बेटा याद रखना, रविदास चर्म शिल्प योजना का उद्देश्य क्या है। ये तो बेटा, शिल्प का मतलब क्या होता है बेटा, क्राफ्टिंग, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, अर्थात चमड़े से अपन क्या करेंगे, शिल्पकारी करेंगे। क्या करते हैं, शिल्पकारी। और ये योजना हमने हमारे पास, मतलब ऐसे शिल्पकार को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो सरकार ने ये योजना संत रविदास के सम्मान में लाया है, 2008 में लाया है। कब लाया है, 2008 में लाया है जी, आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है क्या। चलो भाई अगला पढ़ते हैं, अगला प्रश्न डील करते हैं। देखो ध्यान से, भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना के अंतर्गत, भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है के प्रसाद योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किन स्थलों का चयन किया गया है। आया समझ में आता बेटा। तो याद रखना, जो प्रसाद योजना है ना, प्रसाद योजना ये भारत सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य जितने भी महत्वपूर्ण, भारत में जितने भी महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र है उनको याद रखना बेटा, धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करना है। किसके रूप में विकसित करना है, धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करना है, क्लियर है क्या। और याद रखना बेटा, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में हमने 2 क्षेत्र का चुनाव किया है। एक किया है एक हमने किया है सूरजपुर जिले पे किया है, और दूसरा हमने किया है राजनांदगांव जिले पे। समझ में आ रहा है। सूरजपुर जिले में कुदरगढ़ी देवी मंदिर का किया है हमने सेलेक्ट, और राजनांदगांव में डोंगरगढ़ में जो माता बमलेश्वरी मंदिर है बेटा, उसको हमने क्या किया, सेलेक्ट किया है। याद रहेगा ना, तो ध्यान देना, ये जो प्रसाद योजना है उसके अंतर्गत माता बमलेश्वरी मंदिर ये भी हमने चयन किया हुआ है, माता कुदरगढ़ी देवी मंदिर जो सूरजपुर में ये भी हमारे पास है, लेकिन महामाया मंदिर को हमने इसमें शामिल नहीं किया है। इसलिए उत्तर क्या होना चाहिए बेटा, ए और बी दोनों। ठीक है क्या, ये तो याद रहेगा जी। लेकिन फिर भी हम याद रखना बेटा, उस योजना के तहत जो राजनांदगांव है उसको हम क्या करेंगे, पीलीग्राम सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। किसके रूप में विकसित कर रहे हैं बताइए, पीलीग्राम सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्लियर है क्या। तो ये है प्रसाद योजना। आपको कमेंट करके बताना है, आपको कमेंट करके ये बताना है कि बेटा ये जो प्रसाद योजना है ये कब स्टार्ट हुआ है, इसका समय क्या है, ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है भाई, आप लोग जितना कमेंट करोगे बेटा तब जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो आप लोग बेहतर बनाने के लिए, है कि नहीं। तो प्लीज कमेंट करके बताइए ये प्रसाद योजना कब शुरू हुआ था। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्या, देखो ध्यान से, अगला हमारे पास है कबीर सागर तालाब कहाँ स्थित है। बेटा अगर किसी को पता नहीं तो बता दूं, एक बार ना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना, दिख जाएगा पर्यटन वाले क्षेत्र पे। कबीर सागर तालाब जो है
जी आपको मिलेगा बलौदा बाजार में। कहाँ मिलेगा? बलौदा बाजार में मिलेगा, है कि नहीं? और बलौदा बाजार में कहां पर है? दामाखेड़ा में। कहां पर है? दामाखेड़ा। कबीर पंथियों का स्थल दामाखेड़ा, कुदूरमल, धमधा, रतनपुर, ये सब क्या है? कबीर पंथी स्थल है कि नहीं भाई? क्लियर बेटा? यहां तक कबीर धाम भी है, लेकिन कबीर सागर तालाब कहां पर है? तो क्या बताओगे? दामाखेड़ा पे। कर लेंगे पर इतना, इसको प्लीज कीजिएगा। इतना क्लियर बेटा? लास्ट एक और प्रश्न करते हैं अपन, देखो ध्यान से, याद रखना ये पिछले साल 2024 का है। ये जो प्रश्न है बेटा 2024 का जो करंट अफेयर्स पढ़ा ना आपने, वो क्या बोलते हैं? चित्रोत्पला जो फिल्म सिटी जो हम नवा रायपुर में बनाने वाले हैं उसके संबंध में है। मैंने इसमें राशि पूछ दी है, देखो ध्यान से। ग्लोबल स्केल स्तर के आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर के विकास के अंतर्गत नवा रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत किया है भारत सरकार ने? तो पहले बच्चों याद है ना, आंख बंद करके मत, केवल आंख खोल करके देखना, 95.79 करोड़ रुपए। तो याद रखना हम लोग क्या करने वाले हैं, नवा रायपुर में जो फिल्म सिटी बनाएंगे वो किनके नाम से बनाएंगे? चित्रोत्पला, जो महानदी का प्राचीन नाम है बेटा, है कि नहीं? और उसमें लागत कितना आएगा? अभी फिलहाल हमारे पास कितना पैसा स्वीकृत हुआ है? 95.79 करोड़। कितना रुपए बताइए? 95.79 करोड़। ठीक है, ये आपको याद करना है। क्लियर है क्या? इसको याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? लास्ट पढ़ते हैं, और मुझे लगता है बेटा ये प्रश्न आ जाए, है कि नहीं? क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर में ध्वजारोहण किया है, मतलब ध्वज स्थापित किया बेटा, देखा होगा आपने, हाल फिलहाल की बात है। तो श्री राम दर्शन योजना, श्री राम लल्ला दर्शन योजना के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करना है बेटा। ये पिछले साल की योजना है कि नहीं भाई? तो याद है ना, ये योजना स्टार्ट हुआ था 5 मार्च 2024 को रायपुर रेलवे स्टेशन में, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया इसको, ठीक है ना। दूसरा, इस योजना के तहत जो पहला स्पेशल ट्रेन है ना, उसमें 850 यात्री लोग बैठे थे और उनको हमने कहा भेजा था? अयोध्या भेजा था। समझ जाओगे, योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 मार्च 2024 को स्टार्ट किया था, रायपुर से स्टार्ट किया था। कितने यात्रियों को हमने अयोध्या भेजा था? 850। और याद रखना पूरे एक वर्ष में अगर देखा जाए, एक वर्ष में 25 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें 21,250 यात्रियों को हमने कहा भेजा? अयोध्या धाम की यात्रा करवाया। तो बेटा याद रखना ये तीनों सही है। तो एक साल में कितने यात्रियों को हमने यात्रा करवाया? 21,250। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर आपको मिलेगा बेटा डी। क्या मिलेगा? डी, है कि नहीं? तो देखिए बेटा, आज हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक जिसपे आज हमने एमसीक्यू करवाया है, एक था पहला विशेष पिछड़ी जनजाति। क्या था? विशेष पिछड़ी जनजाति का एमसीक्यू कराया, ये महत्वपूर्ण। फिर दूसरा हमने लिया बेटा ट्राइबल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जनजाति प्रशासन। और तीसरा जनजातियों से संबंधित ऐसी योजना जो हमने कहा देखा है? इकोनॉमी सर्वे में देखा है बेटा। वो सारा योजना मैंने आपको करा दिया है कि नहीं? इकोनॉमी सर्वे में जनजातियों से संबंधित जितने भी योजना बेटा वो सारा मैंने करा दिया। आप एकदम निश्चिंत रहिए, इसी को पढ़िए बस। इतना क्लियर है क्या? तो बाकी बेटा अपन नए टॉपिक के साथ इसके बाद वाले सप्ताह में मिलते हैं। याद रखिएगा आपको डेली चेक करना है, एक दोपहर में और एक शाम को जो वीडियो डल रही है, एक इंडियन जीएस का रहेगा, एक सीजी का रहेगा, कभी कभी सीसेट भी आपको मिलेगा बेटा, है कि नहीं? इसको जितना भी जो भी हमारे टीचर्स हैं उनके माध्यम से जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाए उसको प्लीज अच्छे से डील कीजिएगा, और उससे रिलेटेड आपको सेम क्वेश्चन के लिए क्या करना बेटा? डील करना है कि नहीं? ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करते हैं आप इसको ईमानदारी से देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन बनाएंगे घर में, ठीक है? और इस बार आप सीजीपीएससी में बहुत बड़ा पोस्ट लेंगे, ठीक है बेटा? ऑल द वेरी बेस्ट। अपन अगले सप्ताह मिलते हैं। थैंक यू सो मच।